नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग वायु के द्वारा जो अपरदन होता है या फिर वायु के द्वारा जो निक्षेपण का क्रिया होता है, उसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर जो भी स्थल का आकृति चेंजिंग होता है, जो भी नया नया डिजाइन का स्थल का आकृति देखने को मिलता है, फिगर देखने को मिलता है, उसके बारे में आज का हमारा पूरा लेक्चर रहेगा। क्योंकि देखिए, पिछली क्लासों में हम लोग नदियों के द्वारा अपरदन और निक्षेपण की क्रिया से, हिमानियों के द्वारा अपरदन और निक्षेपण की क्रिया से जो स्थल का आकृति बनता है पृथ्वी के ऊपर, उसके बारे में हमारा चर्चा रहा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वायु के अपरदन और निक्षेपण से बने स्थल आकृतियों को आज समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप कई बार देखे भी होंगे, लोएस को, बालू टिब्बा को, ऐसे कई बार सुने भी होंगे। ठीक है, तो उसके बारे में आज का हमारा पूरा डिस्कस रहेगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला यदि हम आपको ये बता दें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायु के अपरदन, या फिर अपरदन अभी रहने देते हैं, वायु के द्वारा निर्मित स्थल का आकृति, स्थलाकृतियां के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए, वैसे वायु के अपरदन के द्वारा, देखिए वायु के द्वारा जो निर्मित स्थल का आकृति होता है, जो वायु के कारण होता है उत्पन्न, तो उसमें यदि हम ये देखने का प्रयास करें तो इसमें दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक तो अपरदन का क्रिया होता है, ठीक है, और दूसरा निक्षेपण का क्रिया होता है। ठीक है, निक्षेपण, दो क्रिया हमेशा होगा, साथ साथ होता है। क्योंकि देखिए, अपरदन हो रहा है तो निक्षेपण भी होगा ही होगा। ठीक है, ये क्या होता है ये हमने कई क्लासों से बता रहा हूँ। ठीक है, आज भी बता देता हूँ। देखिए, इसको अंग्रेजी में इरोजन कहते हैं, इसको डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, डिपोजिट करना। अब देखिए, होता क्या है, अपरदन कहने का मतलब ये है कि किसी भी चट्टान को या किसी भी मिट्टी को, उसको जो है तोड़ करके, ठीक है, टुकड़ा में विभक्त करके, तोड़ के और उठाकर, जैसे अब देखिए, यहाँ पर कोई चट्टान है ऐसे खड़ा है। ठीक है, अब वायु का डायरेक्शन ये है, ठीक है, पवन इस डायरेक्शन में ऐसे बह रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको तोड़ते हुए जाएगा। ठीक है, हो सकता है ये ज़्यादा कठोर हो चट्टान तो हल्का तोड़ेगा और फिर ऊपर चला जाएगा, फिर ऊपर से ऐसे फिर चला जाएगा, हो सकता है ऐसे घूम जाए, इस तरीके से वायु चला जाए। तो ये क्या करता है, वायु इस चट्टान को तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि वायु के अंदर स्पीड होता है, वायु के अंदर गति होता है, और कोई भी चीज़ गति में होगा तो उसको तोड़ेगा ही। तो तोड़ फोड़ के क्या करेगा, इसको या तो इसको टुकड़ा में कर देगा, यदि ये कमज़ोर है तो इसको बुकनी कर देगा। ठीक है, और साथ साथ हो सकता है इसका टुकड़ा को अपने साथ उड़ा करके लेके चला जाए, इसके टुकड़ा को, छोटे छोटे जो कण होते हैं उसको उड़ा करके लेकर चला जाए। अब जाहिर सी बात है, उड़ा कर लेकर जा रहा है तो कहाँ तक जाएगा, जब उसका स्पीड स्लो होगा, वायु का जब स्पीड स्लो होगा तो वहाँ पर क्या करेगा, वो जा करके यहाँ पर डिपॉजिट करेगा। जो भी चीज़ें उड़ा करके लेकर के आया था उसको क्या करेगा, यहाँ पर डिपॉजिट कर देगा, यहाँ पर निक्षेपित कर देगा। क्लियर? तो अपरदन और निक्षेपण दोनों साथ साथ क्रिया होते रहते हैं। जब ये तोड़ा तो अपरदन हो गया, जब किसी चीज़ को तोड़ देना, फोड़ देना, वो अपरदन का क्रिया हुआ। ठीक है, और जैसे उस टूटे हुए भाग को ले जा करके कहीं पर रख दिया तो वो निक्षेपण हो गया। तो अपरदन और निक्षेपण इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, अब देखिए, तो वायु के अपरदन द्वारा, वायु के अपरदन द्वारा जो भी निर्मित स्थल का आकृति होती है उसके बारे में आज समझेंगे, और वायु के निक्षेपण के द्वारा जो स्थल का आकृति बनता है उसके बारे में भी आज का हमारा पूरा डिस्कस रहेगा। तो देखिए, अब शुरू करते हैं। देखिए, यदि हम यहाँ पर ये लिखें कि वायु के अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, देखिए
यानी लैंड का जो फॉर्म है वो चेंज होगा। लैंड का फॉर्म क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। किसके द्वारा? वो दूसरा लैंड का फॉर्म मतलब बदल जाएगा। वो किसके द्वारा होगा? तो इरोजन के द्वारा। तो किसका इरोजन, किसके वजह से इरोजन हो रहा है? वायु के द्वारा, एयर के द्वारा। ठीक है, क्योंकि देखिए इरोजन और डिपोजिशन यानी अपर्दन और निक्षेपण कई चीज़ों से होते हैं, जैसे नदियों के द्वारा या फिर वायु के द्वारा या फिर हिमानी के द्वारा, सागरों के लहरों के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा। वैसे इन सारे टॉपिक्स को हम लोग धीरे धीरे कवर कर ही लेंगे। पहले आज देखते हैं तो वायु के अपर्दन के द्वारा जो भी स्थल का आकृति निर्मित होता है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें भी सबसे पहला पॉइंट है जो स्थल का आकृति बनता है उसको कहते हैं वात गर्त। वात गर्त इसको कहते हैं। ठीक है, वात गर्त। अब यदि हम ये कहें, देखिए वात गर्त को जनरली इसको जो है सहारा का जो रेगिस्तान होता है, मरुस्थल रेगिस्तान का नाम सुने होंगे, सहारा रेगिस्तान, सहारा डेजर्ट का नाम। वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है रेगिस्तान है, इजिप्ट के अंदर है। तो मतलब अफ्रीका के, उत्तरी अफ्रीका के आसपास है। जैसे देखिए ये मान लेते हैं ये अफ्रीका है ना, ये अफ्रीका है। तो इस इलाके में, ठीक है, उत्तर पूर्वी इलाके में जो है यहाँ पर देखने को मिलता है कौन? सहारा रेगिस्तान। ठीक है, यहीं पर इजिप्ट शहर बसा हुआ है, सॉरी देशी है, शहर क्या कहना, देशी है। तो ये हमारा जो है, अब इसको वाताग्र किसको वातगर्त जो है, इसको सहारा के रेगिस्तान में, ये हम बता रहे थे कि इसको सहारा के रेगिस्तान में अपवाहन गर्त के नाम से भी जाना जाता है। अपवाहन गर्त, वात गर्त को अपवाहन गर्त के नाम से जाना जाता है। जनरली देखिए गर्त का मतलब क्या होता है? गर्त का मतलब गड्ढा से है। गड्ढा, किसी भी जगह से वहाँ पर से कोई मिट्टी उठा लिए तो वो गड्ढा हो जाता है। ठीक है, गड्ढे की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो गर्त का मतलब जनरली गड्ढा से है और ये अपवाहन की क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, वहन की क्रिया के द्वारा होता है वात गर्त। वात गर्त जनरली देखिए इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग डिफ्लेशन का काम होता है। डिफ्लेशन हॉलो इसको कहते हैं। देखिए अब इसकी यदि हम बात करें तो ये क्या होता है, जैसे देखिए कोई भी मरुस्थल प्रदेश में क्या होता है, मरुस्थल प्रदेश में वहाँ पर सूखा होता है। शुष्क वाला इलाका को हम मरुस्थल प्रदेश कहते हैं ना, सूखा इलाका को। तो उस जगह पर वायु का स्पीड तेज होता है। क्यों होता है ये हमने पिछले क्लास में भी बताया था। देखिए जनरली होता क्या है कि मरुस्थल प्रदेश है, सूखा प्रदेश है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर नमी नहीं होगा। वहाँ पर नमी होगा, बहुत ही कम होगा, नमी का अभाव होगा। ठीक है, वहाँ पर नमी बहुत ही कम होगा। क्यों? क्योंकि वो सूखा प्रदेश है, इसलिए तो नमी तो वहाँ कम होगा ही ना। अब नमी वहाँ पर कम है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर वनस्पति भी नहीं उगेगा, वनस्पति का अभाव रहेगा। ठीक है, उगेगा बहुत ही कम उगेगा, तो वनस्पति का अभाव होगा। यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उगेंगे और जाहिर सी बात है पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे जिस एरिया में, उस एरिया में हवा गुजरेगा तो बहुत ही तेज गति से गुजरेगा, क्योंकि हवा को रोकने का काम कौन करता है? पेड़ पौधा ही तो करता है ना। ठीक है, तो पेड़ पौधा भी नहीं है, नमी भी नहीं है, नमी का अभाव है, पेड़ पौधा का अभाव है, तो उस एरिया में वायु का गति तेज होता है। और वायु का गति तेज होने की वजह से यहाँ पर जो भी चीज़ें होती है, जैसे मान लेते हैं बहुत सारा बालू के कण हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं इस एरिया के अंदर, उसको क्या करता है वहाँ से उठाता है। तेज गति है, उठाया और उठा करके कहीं दूर ले जा करके पटक देता है। तो होता क्या है इस कंडीशन में, क्या होता है, जैसे देखिए यदि हम आपको एक फिगर के द्वारा इसको समझाएं, ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर फिगर से आप समझ सकते हैं। देखिए ये देखिए अब ये डिजर्ट रीजन है, डिजर्ट रीजन के पास क्या हो रहा है, यहाँ देखिए ये एक गड्ढा जैसा आपको दिख रहा होगा, एक गर्त जैसा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो गड्ढा है, ये गड्ढा क्यों बना? वायु के द्वारा बना है, वायु के अपर्दन के द्वारा। वायु क्या किया है, हवा तेज आया तो यहाँ से जो भी बालू के कण थे उसको उठा करके लेके चला गया। अब यहाँ से कोई चीज़ हटा दिया जाएगा तो यहाँ तो गड्ढा
बन जाएगा ना, गर्त तो बन जाएगा, गर्त का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको वात गर्त कहते हैं। ठीक है, इस डिजाइन का जो भी फिगर आपको देखने को मिले उसका नाम क्या होता है, वात गर्त होता है। इसको सहारा के रेगिस्तान में अपवाहन गर्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया वात गर्त की बात। ठीक है, एक और फिगर यदि हम आपको दिखा दें वात गर्त का, देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं कई सारे छोटे छोटे, जैसे देखिए ये भी एक क्या है, वात गर्त ही है। हालांकि जो अभी हमने फिगर दिखा उसमें कुछ ज़्यादा ही क्लियर था, यहाँ पर उतना क्लियर हो नहीं पा रहा। ठीक है, ये छोटे छोटे देखिए आप यहाँ पर पौधे दिख रहे होंगे, पौधे होते हैं बहुत ही कम होते हैं, अभाव होता है पौधे का। ठीक है, तो ये वात गर्त यहाँ भी आपको देख सकते हैं, आप दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था कि वायु के अपर्दन के द्वारा निर्मित जो स्थल का आकृति होता है उसमें सबसे पहला पॉइंट था वात गर्त। ठीक है, दूसरा पॉइंट है वात गर्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिफ्लेशन हॉलो। ठीक है, दूसरा जो हमारा होता है उसका नाम होता है गारा। ठीक है, इसको गारा कहते हैं। देखिए इसका नाम छत्रक शैल भी होता है, छत्रक शैल। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मशरूम रॉक, मशरूम रॉक्स के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, जनरली देखिए गारा या फिर छत्रक शैल या फिर मशरूम रॉक्स एक ही चीज़ है, सब तीनों एक ही वर्ड है। अब देखिए ये क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए इसका फिगर क्या होता है। अब देखिए होता क्या है कि जब हवा यहाँ से गुजर रहा होता है तो कोई टीला अगर बीच में आता है, देखिए जैसे मान लेते हैं ये टीला एक है। ठीक है, और हवा जब यहाँ से गुजरता है, ये इसका बेस है, ये क्या है, बेस है, मतलब ये आधार है, इसी पर ये टीला टिका हुआ है। तो जब हवा इस गति में ऐसे डायरेक्शन में जाता है तो क्या होता है, हवा का जो डायरेक्शन होता है वो क्या करता है कि इसको तोड़ते हुए निकलता है, इसको धीरे धीरे तोड़ता है, जहाँ जहाँ मतलब कमज़ोर होता है वहाँ वहाँ इसको तोड़ देता है, और जो कठोर बच जाता है उसको छोड़ देता है। ये मान लेते हैं ये कमज़ोर है, इस तरीके का फिगर यहाँ पर बनता है। अब कैसा फिगर बनेगा, तो ये ऐसा इलाका बन जाता है और यहाँ पर ये इस तरीके से ऐसे बना होता है, ये बेस होता है, ये ज़मीन पर ये होता है, ये इस तरीके से टंगा होता है। तो जब भी मतलब ये फिगर आपको देखने को मिले, देखिए एक छाता के जैसा दिख रहा है, जो छतरी होता है, जो अम्ब्रेला जिसको कहते हैं, छतरी के जैसा, छाता के जैसा, जो बारिश में बचाता है उसके जैसा दिख रहा है ना फिगर। तो इसीलिए इसका नाम जो है, अब ये एक पत्थर होता है तो पत्थर को शैल कहते हैं। ठीक है, और ये एक छाता के जैसा दिख रहा है तो इसीलिए इसका नाम छत्रक शैल हो जाता है। ठीक है, वैसे और कुछ है नहीं, ये मशरूम के जैसा भी दिखता है, मशरूम इसलिए इसको मशरूम रॉक कहते हैं क्योंकि ये मशरूम के जैसा दिख रहा है। मशरूम जनरली ऐसा ही होता है ना, जो नेचुरली मशरूम उगता है वो ऐसा ही होता है, जो कचरे में होता है, जैसे जो वो होता है ना धान का, जो जिसको हम लोग कहते हैं नेवारी, अटिया भी कहते हैं उसको, जो भी रहे हम लोग तरफ तो वही बोला जाता है। वैसे देखिए धान का जो जिसमें से धान निकालते हैं ना, तो वो जो बच जाता है, खेर पतार जो भी उसको कहते हैं, वो उस पर जो है वो जब सर गल जाता है तब उस पर ये मशरूम उगता है। जो भी सरा गला चीज़ होता है ना उस पर ये उगता है मशरूम, इस तरीके का होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये पत्थर है, ये पत्थर है, इसलिए इसका नाम मशरूम रॉक कहा जाता है। ठीक है, छत्रक शैल इसी के तरीके होता है, इसको गारा भी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, गारा। ठीक है, छत्रक शैल को गारा कहाँ पर कहते हैं, सहारा के रेगिस्तानों में। ठीक है, तो ये तो इस तरीके से हुआ। अब आप यहाँ पर ये कहिएगा कि अच्छा आप ये बताइए कि ये जो पवन है ये इसको तो काट दिया, बीच वाले भाग को तो काट रहा है। ठीक है, लेकिन इसको क्यों नहीं काटा, इसको क्यों नहीं काटा? तो जाहिर सी बात है, जो हवा होता है वो सरफेस पे नहीं काम करता, सरफेस से थोड़ा उठ करके हवा का गति तेज होता है। ठीक है, हवा का जो गति है वो सरफेस से थोड़ा सा उठ के फिर गति करता है, तो सरफेस को काट नहीं सकता। ये तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा, ये इसके ऊपर जो है बालू के कण नहीं होते उतना। ठीक है, बालू के कण बीच वाले एरिया में होते हैं,
तो बालू के कण जहाँ पर होगा उसको तोड़ देगा, भंगुर टाइप का होता है ना। और ऊपर वाले एरिया में बालू के कण नहीं होते, वो चट्टान जैसा बने होते हैं, पूरा चिपका होता है आपस में, इसलिए ऊपर को नहीं छुपाता। और बीच वाला जो भंगुर टाइप का होता है, जो भुरभुरा टाइप का होता है, उसको क्या करता है, उड़ा करके लेके चला जाता है कहीं पर, ठीक है, और कहीं ले जा करके निक्षेपित कर देता है। तो इस तरीके का फिगर बनता है। यदि हम इसका आपको फिगर दिखाएं तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरीके से जो है इसका निर्माण हो जाता है। देख सकते हैं ये बेस जो है, देखिए आप, ये जो बेस आपको नज़र आ रहा है, ये बेस आप देख सकते हैं, बेस को नहीं काटा है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, देखिए इसको यहाँ अंदर तक हवा काट दिया है, ठीक है। इसको भी देख सकते हैं आप कैसे तोड़ा है, ठीक है। लेकिन ये ऊपर वाला भाग को छोड़ दिया क्योंकि ये चट्टान जैसा दिख रहा है, पूरा चिपका जैसा दिख रहा है। लेकिन जो भंगुर टाइप का होता है उसको उड़ा कर लेकर चला जाता है। जो टूटने लायक होता है, जो कमज़ोर होता है, उसको हटा देता है, जिसमें मतलब आकर्षण बल कम होता है, उसको उठा कर लेकर चला जाता है। तो ये है वायु के अपर्दन के द्वारा निर्मित छत्रक सेल, ठीक है। एक और फिगर आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए ये भी क्या है, आप देख सकते हैं इस साइड से काटा है, दोनों साइड से नहीं काटा, इस साइड से क्या हुआ है, हवा जो है ऐसे काटते हुए निकल गया है। लेकिन ये हमारा पूरा बेस है, ये पूरा बेस है, बेस को छोड़ दिया। लेकिन ये देखिए ऊपर वाला साइड भी छूटा गया है, लेकिन यहाँ पर जो भी कमज़ोर एरिया था उसको उड़ा दिया, उसको तोड़ दिया। कौन तोड़ दिया? वायु, ठीक है। हवा का गति तेज होने के कारण इसको ऐसे कर दिया है। ये पूरा ऐसे था, ये पूरा ऐसे भरा हुआ था, ठीक है। इसको काटते 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 देख सकते हैं आप, यहाँ ऐसे बना दिया है, ठीक है। तो ये छत्रक सेल होता है, ये छाता के जैसा है, ठीक है। इसके नीचे बारिश होगा तो आप इसके नीचे आ सकते हैं, पानी नहीं आएगा, जो भी है। तो ये छत्रक सेल होता है, इसको गारा के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर। तो इसको मशरूम रॉक कहते हैं। तो दो चीज़ें हो गया, जैसे पहला वायु के अपर्दन के द्वारा पहला जो फिगर बनता है वो होता है वात गर्त, जिसको अपवाहन गर्त के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। डिफ्लेशन होता है, वो डिफ्लेशन हॉलो होता है, और एक होता है गारा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब तीसरा नंबर जो अपर्दन करने के बाद जो आकृति बनता है उसका नाम होता है यार डांग, ठीक है, यार डांग। इसको अंग्रेजी में भी यार डांग ही कहते हैं, यार डांग। ये क्या होता है, देखिए होता क्या है कि जब कोई टीला होता है, जब कोई चट्टान होता है, कहाँ पर, मरुस्थलीय प्रदेश में। देखिए ज़्यादातर हम मरुस्थलीय प्रदेश का ही बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वायु जो अपर्दन करता है ना, वो ज़्यादातर सूखा प्रदेश में करता है, ज़्यादातर मरुस्थलीय प्रदेश में करता है। क्यों ऐसा करता है, हमने बताया है, अभी भी बताया और पिछले क्लासों में भी बताया था कि वायु का गति मरुस्थलीय प्रदेश में ज़्यादा होता है। इसकी वजह से वायु उस इलाके में ज़्यादा अपर्दन का क्रिया करता है, और ज़्यादा अपर्दन होगा तो निक्षेपण का क्रिया भी ज़्यादा होगा। किस इलाके में, शुष्क या मरुस्थलीय प्रदेश में, क्लियर। तो देखिए यार डांग का फिगर कैसे बनता है, यार डांग, किस आकृति को हम यार डांग का नाम देते हैं, ठीक है। वायु जो अपर्दन करता है टीले को, वो कैसा आकृति बनेगा जिसका नाम यार डांग दिया गया है। तो देखिए इसमें होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये पूरा एक टीला है, ठीक है। वैसे आप इधर देखिए, एक ही टीले में समझते हैं, ये मान लेते हैं ये टीला है। तो इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो होता है कोमल पार्ट जो होता है, और एक होता है कठोर पार्ट, ठीक है। एक कोमल पार्ट होता है, एक कठोर पार्ट होता है, दो पार्ट होता है चट्टानों के अंदर। तो जो कोमल पार्ट होगा, मान लेते हैं ये एरिया कोमल है, ठीक है। कोमल यानी अभी ताज़ा ताज़ा है, ठीक है। कोमल यानी अभी क्या है, ताज़ा है, अभी जवान हुआ है। तो ये एरिया मान लेते हैं ये जवान है, तो इसको क्या करेगा, वायु इसको तोड़ देगा, ठीक है, तोड़ के बाहर निकाल देगा। तो इसका फिगर कैसा बनेगा, तो इसका फिगर बनेगा इस तरीके से, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। क्योंकि उस एरिया को वो क्या कर दिया, वायु उठा करके लेके चला गया, तोड़ दिया, क्योंकि ये कोमल था और ये एरिया कठोर था, इसलिए इसको छोड़ दिया। तो जो एरिया कठोर होता है और जो एरिया कोमल होता है, तो कोमल एरिया को जब वो उड़ाकर लेकर चला जाता है और कठोर एरिया को छोड़ देता है, तो ऐसा फिगर बनता है। इस तरीके से फिगर आपको देखने को मिलेंगे। और ये हॉरिजेंटल नहीं होता है, ये वर्टिकल होता है। ये कैसा होता है, वर्टिकल होता है, लंबवत होता है, ऐसे लंबे जैसा होता है, ठीक है।
ये क्या होता है, ऐसे इसका हाइट होता है, ऊंचाई की ओर होता है, ठीक है। ये वर्टिकल टाइप का होता है, इसलिए ऊर्ध्वाधर होता है, खड़ा होता है, इसलिए इसका ऐसा फिगर होता है। और ये साथ में कई सारे होते हैं, एक ही नहीं होते, ऐसे कई सारे, ऐसे इस तरीके से कई सारे पत्थर जो है इस तरीके से टीला होते हैं, और यहाँ पर बीच में क्या होता है, ये हवा के कारण इसको तोड़ देता है। जो एरिया कहीं भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं भी तोड़ेगा, हो सकता है यहाँ भी तोड़ दे, ठीक है, इस एरिया को भी तोड़ दे, हो सकता है यहाँ पर है तो इस एरिया को भी तोड़ दे। जो एरिया कोमल होगा, जो एरिया नवजात होगा, यानी जो अभी ताज़ा ताज़ा बना है, वो एरिया को हवा क्या करेगा, तोड़ देगा, क्योंकि वो कमज़ोर होता है ना। जाहिर सी बात है, जो चीज़ कमज़ोर होगा उसको तोड़ेगा ये। तो ये क्या करता है, अब उसको मजबूती प्रदान करता है। कौन? कठोर जो सेल होता है, कठोर क्या करेगा, वो कहेगा कि नहीं हम तो नहीं जाएंगे, ऐसे करके करेगा। तो ये इस तरीके से जो है काम हो रहा है। इसी को यारडांग कहते हैं, ठीक है, इसी का नाम यारडांग होता है। इसका यदि आपको हम फिगर दिखा दें, देखिए फिगर आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये एरिया जो था, ये एरिया, ये कठोर एरिया है, ठीक है। एक मिनट और बड़ा निकालते हैं। देखिए ये जो एरिया है, ये एरिया क्या है, ये एरिया कठोर है, ठीक है, तो इसको छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ देखिए ये एरिया कोमल था, इसको तोड़ दिया। यहाँ पर कोमल था, इस तरीके से ऐसे तोड़ा है। फिर यहाँ भी देखिए ये एरिया कोमल था, ये एरिया कोमल था, इसको तोड़ दिया। ये कठोर एरिया था, इसलिए इसको छोड़ दिया। तो जो एरिया कोमल होता है उसको तोड़ देता है, जो एरिया कठोर होता है उसको छोड़ देता है। तो ये होता है यारडांग। इस आकृति को हम यारडांग का नाम देते हैं, ठीक है, इसको यारडांग कहते हैं। एक फिगर और हम आपको दिखा देते हैं, ये भी यारडांग का ही फिगर है। आप देख सकते हैं कैसे इसको तोड़ा है। ये पूरा सीला था, अब इसको क्या कर दिया, इस तरीके से इसे तोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इतना तोड़ दिया, ये कठोर एरिया था तो इसको छोड़ दिया, यहाँ तोड़ दिया है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ तक एक कोमल एरिया दिख रहा, तो यहाँ पर इसको तोड़ दिया, अंदर तक घुस गया है। बाकी ये सब कठोर एरिया था, इसको छोड़ दिया। तो ये होता है यारडांग। इस तरीके के यदि फिगर आपको देखने को मिले तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या है, उसका नाम क्या दिया गया है, इसको यारडांग का नाम से जाना जाता है। क्लियर? इतना क्लियर हो गया। देखिए जनरली 3 चीज़ें हमने अभी तक देखा, वातगर्द, फिर गारा और यारडांग, 3 चीज़ें हो गया। अब समझते हैं जीवगेन क्या होता है। जीवगेन, ठीक है, इसको अंग्रेजी में भी जीवगेन ही कहते हैं। देखिए जीवगेन क्या होता है, जीवगेन कहने का मतलब ये होता है, ये जनरली यारडांग से ही रिलेटेड है। यारडांग में क्या होता है कि जो टीला होता है वो इस तरीके से होता है, वर्टिकल होता है, ठीक है, और वर्टिकल में जो कोमल एरिया होता है उसको जब तोड़ता है तो उसको यारडांग कहते हैं। लेकिन जीवगेन उसको कहते हैं कि वो वर्टिकल ना होकर के हॉरिजेंटल होता है, इस तरीके से होता है, और यहाँ पर जो कोमल एरिया होता है उसको तोड़ देता है, ठीक है। इस तरीके से जो एरिया ऐसे इस तरीके से होता है, यानी वो वर्टिकल ना होकर के हॉरिजेंटल होता है, क्षैतिज होता है। देखिए वर्टिकल जो खड़ा हो और हॉरिजेंटल जो ऐसे मतलब क्या उसको कहते हैं, पृथ्वी के समान हो, जैसे समतल इस तरीके से हो, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सोया हो, जो भी रहे, तो ये समतल इलाका होता है, इसको क्षैतिज कहते हैं, हॉरिजेंटल कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और जो ऐसे होगा उसको वर्टिकल कहते हैं। तो जो वर्टिकल में कोमल एरिया को तोड़ेगा और कोमल पत्थर को तोड़ेगा और कठोर को छोड़ेगा, तो जो फिगर बनेगा उसको यारडांग कहते हैं। और हॉरिजेंटल में यदि वो कोमल एरिया को तोड़ता है कौन, वायु, और जो कठोर एरिया है उसको छोड़ता है, तो वैसा फिगर को, वो जो फिगर बनेगा उस फिगर को हम लोग कहते हैं जीवगेन। उस फिगर का नाम क्या होता है, जीवगेन होता है। क्लियर? इसका भी फिगर यदि हम आपको दिखाएं तो ये आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये जीवगेन है। देखिए ये वर्टिकल ना होकर के, ये देखिए ये हॉरिजेंटल टाइप का है, ठीक है, ये क्षैतिज टाइप का है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ठीक है, इस डायरेक्शन में है। लेकिन यहाँ भी आप देख सकते हैं, इसको क्या कर दिया है, ऐसे तोड़ दिया है। ये कोमल एरिया था इसलिए इसको तोड़ दिया, ठीक है। यहाँ भी हल्का कोमल एरिया था, इसको भी तोड़ा है। यहाँ भी हल्का कोमल एरिया था, इसको भी तोड़ा है। तो ये इस तरीके से जो है, इसको आप देख सकते हैं, ये होता है जीवगेन, ठीक है। इसी का नाम क्या होता है, जीवगेन इसको कहते हैं, ठीक है।
तो ये भी क्लियर। अब एक और चीज़ बताते हैं जिसको कहते हैं भूस्तंभ। भूस्तंभ, भूस्तंभ क्या होता है? देखिए जनरली भूस्तंभ कुछ होता नहीं, जो जीवगेन होता है ना उसी का विकास किया हुआ रूप होता है। यानी अभी जो हमने फिगर दिखाया था, देखिए वो तो फिगर है नहीं, देखिए कोई बात नहीं। तो अभी जो हमने फिगर दिखाया था ना इस तरीके से ऐसे बना हुआ था, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से ये बना हुआ था ऐसे, इस तरीके से जो भी यहाँ पर फिगर दिख रहा है आपको, ठीक है, ऐसे बना हुआ था शायद। तो जब ये फिगर ऐसा है यानी कि ये जीवगेन है, तो इसी का विकसित रूप होता है, यानी यही जब बड़ा हो जाता है इसी का जब विकसित रूप होता है इस तरीके से, ये और बड़ा इसको हम कर देते हैं, ये जब और भी बड़ा हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से, तो इसका नाम क्या हो जाता है? ये भूस्तंभ होता है, ठीक है। यानी भूमि पर स्तंभ का काम करता है, एक पिलर का काम करता है, एक लंबवत हो जाता है, जिससे देखिए यही विकास कर जाता है, ठीक है। इस तरीके से इसको हम फिगर ऐसे बना सकते हैं, देखिए ये इस तरीके से ऐसे विकास कर गया, ये क्या हो गया है? भूस्तंभ होता है, ये बड़ा हो जाता है। यानी जीवगेन जो अभी हमने बताया था वही जीवगेन जब उसका विकसित रूप हो जाता है तो वो होता है क्या? वो भूस्तंभ का नाम उसको दिया जाता है, ठीक है। वो भूमि पर, पृथ्वी के ऊपर एक पिलर का काम करता है, एक स्तंभ का काम करता है, ठीक है। तो ये भूस्तंभ होता है। एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं 5 नंबर है ना, एक और होता है जिसको हम कहते हैं ड्राइका इंटर। ड्राइका इंटर, वैसे हिंदी में तो ड्राइका इंटर ही कहा जाता है, लेकिन इसका अंग्रेजी यदि देखा जाए ड्राइकांटर होता है, ठीक है। इसका अंग्रेजी में ड्राइकांटर लिखा होता है और हिंदी में इसको ड्राइका इंटर पढ़ते हैं, ठीक है। जो भी रहे, ड्राइकांटर भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखिए ये फिगर कैसा बनता है, ये क्या होता है, तो इसके बारे में यदि हम बात करें तो देखिए ड्राइका इंटर का यदि हम आपको डायरेक्टली ये समझा दें कि ये किस तरीके से बनता है, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। देखिए हालांकि इसमें तो आपको दिख नहीं रहा होगा जो हम दिखाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद देखिए जैसे इसमें होता क्या ना कि एक चट्टान होता है, एक पत्थर होता है, वो पत्थर जैसे मान लेते ये पूरा चट्टान है, ठीक है। इस चट्टान को मतलब वायु जो है इस तरीके से तोड़ता है कि इस चट्टान का ऐसे एंगल बन जाता है, ऐसे कोना बन जाता है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे कोना बन गया। और ये क्या होता है, ये सतह पर हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ये सतह पर हो जाता है। यानी चतुष्फलन जिसको कहते हैं, 4 गो फल वाला, यानी 4 गो कोना उसका बनेगा उस पत्थर का। इसको ऐसे तोड़ा है कि 4 कोना बन गया है, ठीक है। और 4 कोना बनने की वजह से एक कोना जमीन में सटा होता है, जमीन पर खड़ा होता है, और 3 कोना बाकी ऊपर टंगा होता है, ठीक है, ऊपर की ओर होता है, और एक कोना नीचे धंसा होता है। इसका यदि हम आपको फिगर दिखा दें, फिगर से शायद आप इसको समझ पाएंगे। देखिए यहाँ भी नहीं है, ये फिगर होगा शायद, देखिए ये फिगर आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए एक कोना यहाँ पर ये दिख रहा है, एक कोना यहाँ दिख रहा है, और एक कोना यहाँ दिख रहा है, और एक कोना यहाँ पर ये जमीन में सटा हुआ है, ठीक है। तो ये 3 कोना ऐसे बन जाता है ना जब, यानी कह सकते हैं कि जब वायु के द्वारा किसी टीला को, किसी पत्थर को या किसी चट्टान को इस तरीके से तोड़ा जाए कि उसका चतुष्फलन हो जाए, यानी उसका 4 कोना निकल जाए और उसमें से 3 कोना ऊपर की ओर हो और बाकी एक कोना जो है वो जमीन में सटा होता है, ठीक है। तो इस तरीके के फिगर को हम लोग कहते हैं ड्राइका इंटर, ठीक है, या ड्राइकांटर भी कहते हैं इसको, ठीक है। ड्राइकांटर का नाम भी इसको देते हैं। देखिए तो ये तो फिगर हो गया ड्राइकांटर का, ठीक है। और भी फिगर इसका है, इसका और भी फिगर है जो आपको हम दिखा देते हैं। देखिए इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर शायद आपको इसको नहीं देखना है, ठीक है,
ये नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे यहाँ पर टुकड़े आपको दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे टुकड़े इस तरीके से, ये सब ड्राई कांटर है। ठीक है, ध्यान से आप देखिए, ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ये ड्राई कांटर है। ठीक है, इसी को ड्राई कांटर कहते हैं। या और बड़ा इसको कर देते हैं, आप इसको आराम से ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए तो ये ड्राई कांटर होता है। ये आपको शायद दिख रहा होगा छोटा छोटा पत्थर के जैसा, यही होता है ड्राई कांटर। ठीक है, तो ये भी एक जो है इस तरीके से, ये आप देख ही लिए होंगे। एक और फिगर है, इसको अभी हम दिखा देते हैं। ये फिगर आप देख लीजिए, ये देखिए, इसमें भी आप देख सकते हैं ड्राई कांटर जैसा फिगर आपको कहीं ना कहीं तो दिख ही रहा होगा। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ एक एंगल ये बना हुआ है। ठीक है, एक एंगल इधर बना हुआ है ऐसे, इस तरीके से एक एंगल यहाँ पर बना हुआ है, और एक एंगल हो सकता है उसके बैक में हो, यहाँ फिगर में नहीं दिख रहा क्योंकि 3D फिगर तो है नहीं। ठीक है, तो ये सब ड्राई कांटर का फिगर होता है, इसके बैक में भी हो सकता है फिगर। तो ये ड्राई कांटर होता है, इस तरीके से जो है ड्राई कांटर का फिगर बनता है। ये वायु के द्वारा बनाया जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो ड्राई कांटर क्या होता है ये शायद क्लियर हो गया होगा। देखिए, हमने वायु के अपर्दन के द्वारा जो भी फिगर बनता है पृथ्वी के ऊपर, वायु के द्वारा जो अपर्दन का क्रिया होता है उसकी वजह से स्थल के ऊपर जो भी आकृति बनता है, जो भी फिगर बनता है, उसके बारे में हमने बात किया था। तो उसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था वो था वातगर्त होता है। ठीक है, वातगर्त। दूसरा जो हमने बताया था गारा। तीसरा यारडांग। फिर हमने बताया जीवगेन। ठीक है, फिर हमने बताया भूस्तंभ। फिर हमने बताया ड्राई कांटर, हालांकि ड्राई कांटर भी कर सकते थे, कोई बात नहीं। तो ये चीज़ें, ये 6 फिगर का नाम हमने अभी बताया कि ये इस तरीके से यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर देखने को मिलता है, और ये ज़्यादातर मरुस्थलीय प्रदेश में होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वायु ज़्यादातर अपर्दन शुष्क या सूखा प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश में ही करता है। ठीक है, उसका कारण होता है वहाँ पर वनस्पति का न होना। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है, आप यहाँ पर देख सकते, देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वायु के निक्षेपण के द्वारा, वायु के निक्षेपण के द्वारा, निक्षेपण द्वारा ही लिखते हैं डायरेक्टली, निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। देखिए, अभी हमने देखा वायु के अपर्दन के द्वारा जो आकृति बनता है पृथ्वी के ऊपर, उसके बारे में बात किया। तो अब हम लोग देखेंगे कि वायु के निक्षेपण के द्वारा, डिपोजिशन के द्वारा क्या फिगर बनेगा। डिपोजिट जब करता है उस अपर्दन किए हुए पार्ट को, तब कौन सा फिगर बनेगा, उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इसमें भी सबसे पहला जो पॉइंट होता है उसको कहते हैं बालुका स्तूप। ठीक है, बालुका स्तूप। ये देखिए, जनरली आप इसको जो है तोड़ के पढ़िए। इसका नाम, वैसे तो इसका नाम बालुका स्तूप ही होता है, तो आप यहाँ पर तोड़ सकते हैं बालू। ठीक है, सैंड जिसको कह रहे हैं, बालू का स्तूप, बालू का फिगर, बालू के ही जनरली स्तूप जैसा बनता है, फिगर जैसा बनता है। अब ये कैसे होता है, तो आप यहाँ पर देखते, देखिए इसको अंग्रेजी में कहते हैं सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स इसको कहते हैं। तो बालू का स्तूप ये क्या होता है, ये कैसे बनता है, देखिए जाहिर सी बात है, हमने शुरुआत में जब बताया था वातगर्त के बारे में, तो हमने बताया कि बालू के जो कण होते हैं उसको उठा करके वायु जो है कहीं पर ले जा करके रख देता है। वही बालू के कण को उठा करके जहाँ पर रखता है वो डिपोजिट हो गया ना, वो निक्षेपण हो गया। तो उस तरीके के जो फिगर बनते हैं
मान लेते हैं यहाँ पर पहले से कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ से बालू को उठाया और बालू को उठा करके, बालू के छोटे छोटे कणों को उठा करके यहाँ पर ले आन करके डिपॉजिट कर दिया। तो इस तरीके से इसका फिगर बन गया। अब वहाँ पर कोई चीज़ रखेगा तो वहाँ पर कोई ना कोई तो फिगर बनेगा ही, ठीक है। पहले से वहाँ पर कुछ नहीं था, अब वहाँ पर रख दिया गया तो वहाँ तो कोई ना कोई फिगर बनेगा ही। तो वो उसी को कहते हैं बालू का स्तूप। ये बालू का स्तूप दो तरीके के हो सकते हैं। एक जो होता है उसका नाम होता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, एक होता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप और दूसरा होता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। देखिए दो चीजें यहां पर हो सकता है, एक होता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप और दूसरा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये दो फिगर बनता है। अब ये कैसे, तो देखिए जिस फिगर में यहां पर ये कर सकते हैं, देखिए जिस फिगर में यानी कि देखिए जैसे मान लेते हैं कि जो निक्षेपण किया गया चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये इस तरीके से निक्षेपण किया हुआ है, ठीक है। ये बालू जो है इस तरीके से निक्षेपण किया हुआ है, ये इस तरीके से निक्षेपण कर रहा है। कौन कर रहा है? वायु के निक्षेपण हो रहा है वायु के द्वारा, तो इस तरीके से कर रहा है। तो पवन का डायरेक्शन भी, वायु का डायरेक्शन भी इसी ओर होगा ना। तो जब पवन का डायरेक्शन उसी ओर है और निक्षेपित भी उसी ओर ऐसे आगे बढ़ते हुए कर रहा है, तो उस तरीके के बालू का स्तूप को कहते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, ठीक है। वैसे देखिए सबसे पहले यदि हम आपको ये बता दें कि बालू का स्तूप होता क्या है, तो शायद आप क्लियर हो जाए। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सब बालू का स्तूप है, देख रहे हैं, उठा उठा भाग जैसा दिख रहा है, ये सब बालू का स्तूप होता है, ठीक है। और बड़ा दिखाएं, ये आप देख सकते हैं, ये बालू का स्तूप है, ठीक है। अब देख सकते हैं बालू कहीं कहीं उठा उठा जैसा दिख रहा है, क्यों? क्योंकि कहीं से ले आन करके इस पर रखा गया है ना बालू, तो उठा हुआ रहेगा ही, फिगर उसका वैसा दिखेगा ही, ठीक है। तो ये फिगर है बालू का स्तूप का। एक और फिगर आपको यदि हम दिखा दें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी फिगर में आप देख सकते हैं, ये अब देख सकते हैं यहाँ पर बालू देखिए किस तरीके से उठा हुआ है, ठीक है। इस फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे उठा हुआ है, यहाँ भी कैसे उठा हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? बालू का स्तूप है, ये भी आप देख सकते हैं। ये बालू जो है, बालू के कण यहाँ पर उठा करके रख दिया गया है, तो जाहिर सी बात है ऐसा फिगर तो देखने को मिलेगा ही, ठीक है। ये भी फिगर में आप देख सकते हैं, ये सब बालू के जो भी कण हैं वो किस तरीके से ऐसे कैसे डिजाइन बनते हैं, ठीक है। ये रात के समय का फिगर में मतलब है, तो जो भी है ये देख रहे हैं, ये सब बालू का स्तूप है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसके बारे में हमने बात कर ही लिया। अब यदि आपको ये दिमाग में आ गया होगा कि बालू का स्तूप क्या होते हैं, ठीक है, ये तो दिमाग में हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो अब बालू का स्तूप को जो है हम दो भागों में डिवाइड किए, ठीक है। बालू का स्तूप को हमने दो भागों में डिवाइड किया, एक होता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप और एक होता है अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स और एक होता है ट्रांसवर्स। देखिए एक तो होता है लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स और एक होता है ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स। देखिए जनरली इसका अंग्रेजी होता है और कुछ नहीं है। तो अनुदैर्ध्य तरंग आप सुने होंगे, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग का आप नाम जरूर सुने होंगे क्योंकि ये वेव की तरह ही काम करते हैं। और अनुदैर्ध्य तरंग इस तरीके से काम करता है, ऐसे, ठीक है, ये हॉरिजेंटली काम करता है। तो जब इस तरीके से काम करे और पवन भी इसी डायरेक्शन है, वायु का डायरेक्शन भी यही हो, तो क्या होता है, देखिए वायु का डायरेक्शन भी यही है और पवन का डायरेक्शन जिसको हम कह रहे हैं वो दोनों यही है, और जो मिट्टी रखने का क्रम है वो भी इसी तरीके से है।
ठीक है। तो मिट्टी देखिए इधर बालू रखते जा रहा है और इधर बालू रखते जा रहा है, ठीक है, और पवन जो है इसके बीच से गुजर रहा है। आपको फिर से बताते हैं, हमने जब बताया था कि जब नदी इस तरीके से ऐसे प्रवाहित होती है तो नदी में कई सारे अपर्दन किए हुए सामान होते हैं जो लेकर के नदी आती है, ठीक है। तो नदी क्या करती है, अपने तट वाले इलाके पर, इस वाले इलाके में अपना जो भी अपर्दन किया हुआ सामान है इस साइड रखते हुए जाती है, इस साइड भी रखते हुए जाती है, ठीक है। नदी का काम ऐसे ही होता है ना, अपर्दन का जो भी अपर्दन करके सामान लाती है वो निक्षेपित करते हुए उस साइड और इस साइड दोनों साइड निक्षेपित करते हुए आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ भी वही है। अब वायु इस तरीके से गुजर रहा है तो क्या करेगा, इधर भी निक्षेपित करते हुए जा रहा है और इधर भी दोनों साइड निक्षेपित करते हुए चला जाता है आगे। तो इस तरीके के जो बालू का स्तूप होंगे, ऐसे जो फिगर बनेंगे उसको कहेंगे, यानी ऐसे वेव की तरह, तरंग की तरह इस तरीके से यदि फिगर बनते हैं, हॉरिजेंटली यदि तरंग बनते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम, वो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। क्लियर। इसका यदि हम आपको फिगर दिखा दें तो फिगर से शायद आप क्लियर हो जाएगा। देखिए ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये पवन का डायरेक्शन है, जो व्हाइट कलर से दिख रहा है ना, ये पवन का डायरेक्शन है, ठीक है। और ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये फिगर देख सकते हैं, ये फिगर क्या है, ये सब बालू का स्तूप है। ये ऐसे लाइनिंग जो आपको दिख रहा है ये बालू का स्तूप ही है ना, और ये पवन है, ऐसे गिराते हुए आगे चला गया है, ठीक है। तो ऐसे लाइन जैसा बन गया है, वेव जैसा बन गया है, ठीक है। तो ये बालू का स्तूप होता है, इसी को लॉन्गिट्यूडिनल बालू का स्तूप कहते हैं, सैंड ड्यून कहते हैं, ठीक है। तो ये एक फिगर हो गया। एक और फिगर आप यहां पर देख सकते हैं। एक और फिगर यहां आप देख सकते हैं। देखिए इस फिगर में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से है, ये आप देख सकते हैं कैसे वेव की तरह है, ठीक है, वेव की तरह ऐसे ऐसे जो भी है ये सब वेव की तरह। और ये देखिए ये बीच से क्या है, ये बीच से देख रहे हैं, ये बीच से वायु का जो है आगमन है और वायु ऐसे जा रहा है और दोनों तरफ क्या कर रहा है, दोनों तरफ बालू को डिपॉजिट करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो इस तरीके का यदि फिगर दिख रहा है, ये सब छोड़िए, अगर ऐसा फिगर दिख रहा है आपको तो आप क्लियरली आप कह सकते हैं ये जनरली मरुस्थलीय प्रदेश में ही दिखता है, शुष्क इलाके में, ठीक है, डिजर्ट वाले इलाके में ही दिखता है। तो आप इसको डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल लीनियर ड्यून्स है, ठीक है, या सैंड ड्यून्स भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बालू का स्तूप होता है। तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप तो आपको क्लियर हो गया होगा। एक और बालू का स्तूप होता है जिसको हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ, ठीक है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये क्या होता है, तो देखिए अभी हमने बताया कि अनुदैर्ध्य में क्या होता है, इस तरीके से चल रहा है और पवन का डायरेक्शन ऐसे ही होता है। लेकिन अनुप्रस्थ में क्या होता है, ये बालू का स्तूप ऐसे होता है, बालू का स्तूप यदि ऐसे है, ठीक है, लेकिन पवन का डायरेक्शन ऐसे होगा, लंबवत होता है। पवन का डायरेक्शन कैसे होता है, लंबवत होता है, उसके पैरेलल नहीं होता। इसमें क्या होता है कि अनुदैर्ध्य में क्या होता है कि जो बालू का जो स्तूप बना हुआ है उसी के साथ में, उसी के पैरेलल वायु का भी डायरेक्शन होगा, वायु का भी गति करने का डायरेक्शन उसके पैरेलल होगा। लेकिन इसमें पैरेलल नहीं होता है, इसमें परपेंडिकुलर होता है, इसमें लंबवत होता है। क्लियर, ऐसे होता है, इस तरीके से। ये इस तरीके से बालू डिपॉजिट हो रहा है, ऐसे वेव की तरह जा रहा है और पवन का डायरेक्शन ऐसे होता है। तो इस तरीके के यदि फिगर आपको देखने को मिलते हैं, ऐसे यदि फिगर देखने को मिलते हैं तो उसको कहते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। क्लियर। तो ये चीज़ें हैं। ये हालांकि ऐसे भी होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये छोटा सा ऐसे चांद के जैसा दिख रहा होगा, ये अर्धचंद्र के जैसा दिख रहा होगा, ये आप देख सकते हैं। ये इसको यदि हम ऐसे बना दें, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये तो ये आधा चांद के जैसा ऐसा फिगर दिख रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो
आधा चांद के जैसा जब फिगर बनता है ना, ये इस तरीके से, यदि हालांकि ऐसे बनाते हैं, ठीक है, आधा चांद के जैसा यदि फिगर बनता हुआ दिखे तो इस तरीके के फिगर को हम क्या कहते हैं, इस तरीके के फिगर को कहते हैं कि ये अनुप्रस्थ बालुका स्तूप है। क्लियर? आधा चांद के जैसा दिखना चाहिए, ठीक है, अर्धचंद्र जैसा ऐसा फिगर होता है, वैसे ये इसी तरीके से इसको। अब देखिए आप खुद सोचिए होता कैसे है। जैसे देखिए ये एक टीला है, मान लेते हैं ये कैसे टीला, ये एक ऐसा है और वायु का डायरेक्शन इस पर लंबवत पड़ेगा, ठीक है, तो क्या करेगा, अब देखिए ये क्या है, ये आप ध्यान से देखिए, या फिर ऐसे देख सकते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से ऐसे टीला है, ठीक है, वायु का डायरेक्शन इस पर परपेंडिकुलर पड़ेगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर इसके ऊपर ऐसे गिराते हैं, ठीक है, वायु का डायरेक्शन इसके ऊपर ऐसे करते हैं, तो जब इसको ऐसे वायु कस के ऐसे ठेलेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से इसका एंगल बनेगा ना। आप ध्यान से देखिए, ऐसे गया और ये वायु का डायरेक्शन, इसको, ये वायु है, ऐसे जा करके इस पर टकराया तो ये इसको ऐसे दबा देगा, तो ये क्या हो जाएगा, आधा चांद के जैसा ऐसा दिख जाता है। इसको जब ऐसे दबाएगा, ये वायु का डायरेक्शन, ये टीला था, इसको जब वायु का डायरेक्शन ऐसे बना तो ये क्या कर दिया, ये इस तरीके से इसको बना दिया है। हालांकि इसका फिगर और इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे अंदर की तरफ दबा दिया है। तो ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, इसी के कारण ऐसा फिगर बन जाता है अर्धचंद्र के जैसा, ठीक है। तो इसका भी यदि हम आपको फिगर दिखा दें तो फिगर से तो क्लियर होगा ही होगा। ये देखिए, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा जब फिगर आपको देखने को मिले ना तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये अर्धचंद्र के जैसा है, ये अनुप्रस्थ है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अर्धचंद्र के जैसा, ये आपको दिख रहा होगा हर जगह पर जो है ना, अर्धचंद्र के जैसा ऐसा फिगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो जो भी फिगर आपको दिख रहे हैं ना, ये अर्धचंद्र के जैसे दिख रहे हैं, ये जनरली अनुप्रस्थ बालुका स्तूप होता है। ये क्या होता है, पवन का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होता है, ये इसके ऐसे होते हैं, इसीलिए परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या होता है, ये ऐसा फिगर बन जाता है। क्लियर? तो ये क्लियर है। एक और फिगर आपको दिखा देते हैं। देखिए इस फिगर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, ये अर्धचंद्र के जैसा आपको दिख रहा होगा हर जगह। तो ये होता है बालुका स्तूप, इसी को कहते हैं अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, इसका नाम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें था बालुका स्तूप का। तो निक्षेपण के द्वारा, वायु के निक्षेपण के द्वारा जो फिगर बनता है स्थल के ऊपर, जो आकृति बनता है, उसका नाम क्या होता है, बालुका स्तूप। बालुका स्तूप दो तरीके के होते हैं, एक अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप और एक होता है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। क्लियर? एक और फिगर बनता है जिसका नाम होता है लोएस, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, लोएस। देखिए जनरली ये भी क्या होता है, ये भी फिगर जो बनता है ये बस उठा करके गिराने का होता है। देखिए कैसे होता है, अभी आपको जो है समझाते हैं। ये निक्षेपण के द्वारा ही बनता है। देखिए जैसे जो भी मोटे मोटे कण होते हैं बालू के, जो हवा उठाया तो जो मोटा मोटा कण होता है, अब मान लेते हैं ये डिजर्ट का एरिया है, मान लेते हैं ये पूरा डिजर्ट का एरिया है, ठीक है, ये सूखा प्रदेश है। तो जो भी बालू के कण होते हैं उसको यहाँ से मान लेते हैं उठाया पवन, ठीक है, और यहाँ से ऐसे उठा करके और बालू को कण को ले जा करके धीरे धीरे ऐसे ले जा रहे हैं, ठीक है, ले करके जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, और यहाँ से उठाए हैं, ठीक है, यहाँ से छोटे छोटे कण को उठा लिया है, कौन, वायु का डायरेक्शन, और उठा करके ले करके जा रहा था। तो यहाँ पर ये वजन जिस बालू के कण का वजन कम होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो जिस बालू के कण का वजन ज़्यादा होगा वो बालू के कण हो सकता है यहाँ पर जा कर के यहीं पर गिर जाए, ठीक है, तो बालुका स्तूप का निर्माण कर देता है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे गिर जाए तो ये बालुका स्तूप का निर्माण कर देता है। क्लियर? लेकिन जो हल्का बालू का कण होता है वो क्या होता है, और भी उसके साथ में जाता है,
ठीक है, जो बारीक होता है, जो बारीक कण होते हैं जिसको कहते हैं हल्का कण, तो जो बालू के कण हल्का होते हैं उसको और आगे लेकर के जाता है वायु, और वो कहाँ पर लेकर के चला जाता है, वो डिजर्ट एरिया के बाहर ले जा करके इस एरिया में गिरा देता है। ये इस एरिया में क्यों गिराता है, क्योंकि यहीं तक डिजर्ट का एरिया था, यहीं तक सूखा प्रदेश था, तो वायु का स्पीड कोई रोक नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ये डिजर्ट का एरिया जैसे पार किया तो यहाँ पर पेड़ पौधा वनस्पति देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वायु का स्पीड यहाँ पर कम हो जाता है। तो जो बालू के हल्का कण होते हैं वो भी यहाँ पर डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, वो भी यहाँ पर गिर जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डिजर्ट एरिया के बाहर जैसे डिजर्ट एरिया जैसे ख़त्म हुआ, वहीं पर बालू के जो छोटे छोटे कण गिर जाते हैं, निक्षेपित कर दिए जाते हैं, उसी का नाम लोएस होता है। इसको अंग्रेजी में भी लोएस ही कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये लोएस होता है, लोएस का बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब काम है, क्योंकि देखिए लोएस जो है ये उपजाऊ मिट्टी के जैसा काम करता है, बहुत ही उपजाऊ होता है। छोटे छोटे कण होते हैं ना, वो भी हल्का होते हैं, तो वो उपजाऊ होते हैं। क्लियर, और उपजाऊ होने के कारण मतलब अच्छे खेती होते हैं इसके पास। ठीक है, इसका यदि हम आपको फिगर दिखा दें, फिगर से आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देखिए ये जनरली ये क्या है, ये लोएस है। ठीक है, ये एक मिट्टी के जैसा है, इस पर खेती भी किया जाता है, और ये लोएस होता है, ये छोटे छोटे बालू के कण होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो एक फिगर हो गया। दूसरा फिगर और हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये भी क्या है, ये भी लोएस ही है। ये इस तरीके से ऐसे इतना बड़ा हो गया है। ठीक है, क्योंकि डिपॉजिट ज़्यादा हुआ है और कई दिनों तक होता रहा है। एक दिन का नहीं है ये सारा फिगर, हजारों साल लगते हैं ऐसे फिगर बनने में। ठीक है, तब जा करके ऐसा फिगर बनता है और इस पर खेती अच्छा होता है। ठीक है, तो इस पर खेती इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अब यदि हम एक और फिगर आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए ये भी क्या है, ये भी एक लोएस ही है, ये भी क्या है, लोएस ही है। इस पर खेती अच्छा होता है। ठीक है, इस पर खेती अच्छे तरीके से किया जा सकता है और अच्छा मतलब खेती इस पर होता है। तो ये तो हो गया लोएस का फिगर। एक और लोएस का फिगर है, ये आप देख सकते हैं, ये भी लोएस ही है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये लोएस के जैसा दिख रहा होगा आपको। ये जनरली मिट्टी वाला इलाका, यहाँ पर थोड़ा ग्रीन ग्रीन जैसा लग रहा होगा, हरा हरा जैसा, क्योंकि देखिए ये डिजर्ट एरिया के बाहर निकल गया है। ठीक है नज़दीक ही लेकिन थोड़ा सा बाहर निकला है, इसलिए ऐसा इसका फिगर है। तो ये जनरली इस तरीके से ऐसा दिख रहा है आपको। ठीक है, तो अभी जो है आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है, वायु के द्वारा जो अपर्दन होता है उससे जो निर्मित स्थलकाकृति होता है वो, और वायु के द्वारा जो निक्षेपण होता है उससे निर्मित जो स्थलकाकृति बनता है वो, ये सारा चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोग समझेंगे कल की क्लास में, यानी अगले क्लास में, हो सकता है कल ना हो करके मतलब उसके अगले दिन हो, लेकिन अगली क्लास में हम लोग जो है अब समझने का प्रयास करेंगे कि भूमिगत जल जो होता है उसकी वजह से जो आकृति बनता है पृथ्वी के ऊपर, उसको समझेंगे, उसके नाम को समझेंगे, और फिर उसके बाद सागर के बारे में समझेंगे, फिर एक और चीज़ समझेंगे, उसके बाद फिर ख़त्म कहानी, फिर उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक ख़त्म होगा। भू संचलन कुछ बड़ा ही टॉपिक है। ठीक है, तो इसको धीरे धीरे करके समझ लेते हैं, और जो भी दिक्कत हो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।